हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम क्लास 11th के न्यू सीरीज़ के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम इस क्लास 11 सीरीज़ के पहले दिन सबसे पहले लेक्चर जिसका नाम है फिज़िकल वर्ल्ड, हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। फिज़िकल वर्ल्ड, ये चैप्टर्स हमें फिज़िक्स के बारे में उन चीज़ों के बारे में बताएगी जो हमारे आने वाले क्लास 11th में जो भी चैप्टर्स बचे हैं उनके बारे में हम लोग इसके में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ सके कि मुझे कैसे इस चैप्टर को समझना है और आगे के चैप्टर्स में मुझे क्या देखना है। तो हम इस चैप्टर को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये चैप्टर्स मुझे पता है कि ये फिजिक्स में पढ़नी है, बट वी नो ये कि हम लोग फिजिक्स जो एक ब्रांच है साइंस की, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस क्या है। साइंस क्या है तो जानते हैं हम लोग कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ब called scientia, which means to know, यानी ये जो साइंस है, एक जो वर्ड है, ये जो ओरिजिनेट हुई है एक लैटिन वर्ब जिसको लोग साइंटिया कहते हैं और जिसका मतलब क्या होता है? नो। नो का मतलब होता है जानना। अगर हम लोग इस साइंस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो कहा जाता है ये जो साइंस है ये संस्कृत और अरबिक दो वर्ड है। संस्कृत और अरबिक दो वर्ड है। जैसे अगर हम संस्कृत के टर्म में अगर बात करें, दैट इज अ संस्कृत वर्ड। संस्कृत वर्ड तो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है विज्ञान, और एक अरबिक वर्ड है, अरबिक वर्ड दैट इज इल्म। यानी संस्कृत वर्ड जो विज्ञान है और अरबिक वर्ड इल्म है, इन दोनों का मतलब ही सेम होता है। यानी इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? सेम, दैट इज नॉलेज। इन दोनों का मतलब सेम है, दैट इज नॉलेज। हम लोग बहुत आराम से धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर्स को देखेंगे, है ना। मेनली इस चैप्टर्स को हमको इसलिए फोकस करनी है ताकि मुझे ये पता चल सके कि आखिर पूरे चैप्टर्स में क्या है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो कहा जाता है ये कुछ बेसिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब देखिए, तो हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहा जाता है जो फिजिक्स एक वर्ड है, याद रखिएगा, फिजिक्स। तो कहता है ये जो वर्ड है ना, ये दैट्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, अ ग्रीक वर्ड दैट इज फ्यूसिस, मीन्स नेचर। यानी जब हम फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं, और फिजिक्स कहा जाता है कि ये जो एक वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है फ्यूसिस, है ना, इस वर्ड से लिया गया है और जिसका मतलब होता है नेचर। तो कहा जाता है कि
ये 2 चीज़ यहाँ की एकदम छोटी-सी चीज़ें हैं, जो हर लोगों को पता होनी चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनसीईआरटीज़ में इन चीज़ों का ज़िक्र है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है, वो याद रखिएगा आप, साइंटिफिक मेथड, है ना? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइंटिफिक मेथड क्या है ना? उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं और आप अगर चाहो तो इसे आप एज़ अ नोट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो, बहुत कॉम्पैक्ट है, जो आपको समझने में बहुत ही ईज़ी होगा। तो अगर हम बात करें दैट इज़ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड। तो ये साइंटिफिक मेथड क्या है भई? साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होता है? ये कहना क्या चाह रहे हैं? तो कहता है ए सिस्टमैटिक a systematic attempt to understand natural phenomena in depth and use the knowledge to mainly to modify and control phenomena। मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, है ना? एक सिस्टमैटिक मीन्स एक क्रमबद्ध में, है ना? टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फेनोमेना, यानी किसी भी प्राकृतिक घटना को समझने के लिए, है ना? कैसे भाई? तो इन डेप्थ एंड यूज़ द नॉलेज, मतलब उसकी गहराई में जानने के लिए और उसका नॉलेज का प्रयोग करके टू मॉडिफाई, उसको हम क्या कर सकें? मॉडिफाई कर सकें एंड कंट्रोल फेनोमेना, यानी जो फेनोमेना है उस पे हम लोग क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें। इन सभी चीज़ को करने के लिए जो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट किए जाते हैं वो सारे कुछ दैट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। जैसे अगर हम बात करें, मुझे अगर कोई सब्ज़ी बनानी है, तो सब्ज़ी बनाने के लिए मुझे क्या करना होता है? पहले आलू जो भी होते हैं सब्ज़ी काटना होता है, धोना होता है, फिर उसको आग पे भुजिए चढ़ाइए, फिर उसको प्रॉपर वे में आप उसको तैयार करते हैं। लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि इन सबो चीज़ को करने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक रूप से चलना पड़ता है ना? दैट्स अ सिमिलर वे साइंटिफिक मेथड भी क्या है? एक तरह का सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है जिसमें हम लोग ने अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं किसी नेचुरल फेनोमेना को, ठीक है? वो भी गहराई में और नॉलेज का प्रयोग करके उसको मॉडिफाई करते हैं और उस फेनोमेना पे हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल करते हैं। दैट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। तो कहा जाता है साइंटिफिक मेथड्स में कहते हैं कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, है ना? तो ज़रा-सा चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सिन इन साइंटिफिक मेथड में कौन-कौन से मेथड इन्वॉल्व्स होते हैं, कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं, है ना? नाउ कह रहा है द साइंटिफिक मेथड द साइंटिफिक मेथड involves several steps several steps, यानी इसमें बहुत सारे स्टेप्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग एकदम आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है ना? और धीरे-धीरे हम लोग चलेंगे और हम लोग मेनली जो बच्चे 2020 से 2024 के जो सेशन वाले बच्चे हैं, हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं। इस साल हम लोग अच्छे से एक हम लोग 11th को देखेंगे, फिर अगले साल आप लोग को हम लोग 12th भी पढ़ाएँगे। तो जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं और यहाँ किसी चीज़ की कोई वादे और
कहते हैं ना, ना कोई वादे, ना कोई शिकवे, ना शिकायत। यहाँ जो भी होंगे वो आपके लिए होंगे। एकदम आराम से धीरे-धीरे हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस एक लेक्चर में वीडियोज़ खत्म कर देनी है, अपना कोटा पूरा करना है, ऐसा नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप कितने समझ रहे हैं, आपके कितने फीडबैक आ रहे हैं, उसके आधार पर हम आपके लिए उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ को लाएँगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो कुछ साइंटिफिक्स मेथड्स हैं इन्वॉल्व हैं, वो कौन-कौन से मेथड इन्वॉल्व हैं, हम लोग चलिए उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला होता है दैट इज़ अ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। नंबर 2 कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। नंबर 3 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। नंबर 4 अगर हम बात करें दैट इज़ अ मैथमेटिकल मॉडलिंग। मॉडलिंग। नंबर 5 की अगर बात करें दैट इज़ प्रिडिक्शन। और नंबर 6 की हम बात करें तो लास्ट वेरिफिकेशन एंड या और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। मतलब कह रहा है कि साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स। यानी कोई भी हम लोग साइंटिफिक मेथड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सवाल है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब होती है तो उसमें कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं? तो सबसे पहला चीज़ कहा जाता है कि जो ऑब्जर्वेशन होता है, द दैट इज़ अ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो दैट इज़ अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर 1 सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, है ना? नंबर 2 कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, नंबर 3 क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, नंबर 4 मैथमेटिकल मॉडलिंग, नंबर 5 प्रेडिक्शन, नंबर 6 वेरिफिकेशन ऑफ और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। यदि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसमें फिर क्वालिटिव क्वांटिटिव क्या अप्रोच है, फिर उसको मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं। जैसा कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, है ना? क्लास 9, 10th, 11th, 12 जो भी आप पढ़ोगे, तो हर थ्योरी के पीछे कोई ना कोई डेरिवेशन होता है, दैट इज़ अ मैथमेटिकल मॉडलिंग। और उसके बाद हम लोग अनुमान लगाते हैं, फिर डिसाइड लास्ट में आता है कि जो हमने वेरीफाई किया, है ना? वो गलत है या सही है, उन पे फिर हम लोग लास्टली डिस्कस करते हैं। तो कहा जाता है बच्चों कि ये 6 स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जनरली देखा जाता है ना? किसी भी साइंटिफिक मेथड को अगर किया जाता है तो इन 6 स्टेप्स को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। तो इसके बाद हमारी कहा जाता है जो फिजिक्स है ना? उन्होंने 2 प्रिंसिपल मेरे लिए दिया है जिसको देखा जाता है ना? तो कहा जाता है 2 प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। 2 प्रिंसिपल चाहे आप फिजिक्स का बोलिए, फिजिक्स में बोलिए, जनरली आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। दैट इज़ 2 प्रिंसिपल। यहाँ से चीज़ें अब स्टार्ट होती हैं एनसीईआरटी की लाइनें, और एनसीईआरटी के वो टॉपिक जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग लिखते चलेंगे साथ-साथ, आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर चैप्टर्स क्या कह रही हैं, है ना? उस चैप्टर्स के टॉपिक्स क्या हैं, वो टॉपिक क्या कह रहे हैं, हमें वो भी जानना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि हम डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं 2 प्रिंसिपल 2 प्रिंसिपल
इन फिजिक्स। कहते हैं जनरली फिजिक्स में 2 प्रिंसिपल होते हैं, जो कि आपको जनरली हर जगह देखने को मिलेंगे, है ना? तो सबसे पहला होता है, अगर हम बात करें, तो सबसे पहला होता है यूनिफिकेशन। ये वो यूनिफिकेशन नहीं है जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे इटली के बारे में, है ना? एकीकरण जिसको बोलते थे। यहाँ पे यूनिफिकेशन का मतलब बहुत ही अलग है। तो इस यूनिफिकेशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, आखिर ये कहता क्या है? तो कहता है, ध्यान से सुनिएगा, द प्रोसेस, यानी यूनिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग द वेरियस और various distinct law of physics, law of physics in a single theory, in a single theory that explain or validates all the different phenomena, मतलब समझते हैं, कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग द वेरियस डिस्टिंक्ट लॉ ऑफ फिजिक्स, है ना? मतलब फिजिक्स में जितने भी डिफरेंट तरह के जितने भी लॉ हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब उसको हम सिंगल थ्योरीज में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन और वैलिडेट करते हैं, है ना? मतलब डिफरेंट जितने भी फेनोमेना होते हैं उसको सिंगल थ्योरी में एक्सप्लेन करने का, है ना, डिफरेंट लॉ का। तो ये जो प्रोसेसिंग है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम पहचानते हैं, उसको फिर हम लोग उसमें यूज करते हैं, दैट प्रोसेस इज यूनिफिकेशन। यानी सिंपली याद रखिएगा कि द प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग द वेरियस डिस्टिंक्ट लॉ ऑफ फिजिक्स इन अ सिंगल थ्योरी, है ना? बहुत सारे लॉ को किसी सिंगल थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। काहे के लिए भाई? दैट एक्सप्लेन, जो कि क्या करता हो, एक्सप्लेन करता हो और वैलिडेट ऑल द डिफरेंट फेनोमेना, जो डिफरेंट फेनोमेनास को एक सिंगल थ्योरी में वैलिडेट करता हो, एक्सप्लेन करता हो, दैट प्रोसेस इज यूनिफिकेशन। अगर हम इसको दूसरे वर्ड में अगर हम बात करें, है ना, अगर आपसे ये डेफिनेशन नहीं याद होती है तो मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए एक दूसरी भी डेफिनेशन है, आप इसको याद रखिएगा। सिंपली इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, we can see that diverse phenomena of nature, diverse phenomena of nature are expressed in few terms of law and concept। यानी कहता है कि इन अदर वर्ड वी कैन से दैट diverse phenomena of nature are expressed in a few term of law and concept। मतलब हमारे नेचर में जितने भी बहुत तरह के जो इतने भी अलग अलग टाइप के जो इतने भी फेनोमेना हैं, उनको जब हम किसी टर्म्स में, किसी लॉ में अगर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो दैट इज अ यूनिफिकेशन। अगर इसकी हम एग्जांपल अगर हम बात करें,
अगर एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करें तो इसको समझते हैं। जैसे इसका सबसे एग्जांपल है द अटेम्प्ट टू यूनिफाइंग fundamental force in nature। जैसे हम लोग अपने नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर में क्या है, जो फंडामेंटल्स फोर्स है उसको जो हम पता लगाते हैं, उसको यूनिफाई करते हैं, है ना? तो वो जो अटेम्प्ट है दैट इज अ यूनिफिकेशन। और फंडामेंटल फोर्स कौन-कौन से हैं? जैसे में आपके ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गए, ये सब क्या है? हमारे फंडामेंटल फोर्स हैं, जो कि अलग-अलग रूप में है ना? जो कि हमारे नेचर में भी है और इसको हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ अ सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि इसी को हम लोग यूनिफिकेशन कहते हैं। तो बहुत सारे लॉ को जब हम सिंगली एक कॉन्सेप्ट में अगर बात करते हैं, एक लॉ के टर्म में बात करते हैं, दैट इज़ अ यूनिफिकेशन। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब एक और टर्म है जो कि आपकी एनसीईआरटी लिखती है, उस पे हम थोड़ा-सा चलने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ रिडक्शनिज़्म, दैट इज़ रिडक्शनिज़्म। अब तो इसको समझते हैं। ये रिडक्शनिज़्म का क्या मतलब है? देखिए, नाम से पता चल रहा है रिडक्शन मतलब कम करना, है ना? छोटा करना। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे जिसको हम क्या करते होंगे, कुछ न कुछ एक ऐसा तरीका होगा, जिसमें क्या करते हैं उसको हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। नाम से ही लग रहा है रिडक्शनिज़्म, कुछ ऐसा वर्ड टाइप का रिडक्शन होता है ना? रिड्यूस करना, रिडक्शन, है ना? इट मे बी मैं गलत हूँ, तो आप खुद एक बार सोचो, ये वर्ड क्या कह रहा है? तो सबसे पहले इसके हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या कहता है। फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो कहता है ए रिलेटेड एफर्ट, ए रिलेटेड एफर्ट। अगर राइटिंग ना दिखे तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा-सा राइटिंग खराब है मेरी। ए रिलेटेड एफर्ट टू टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ बिगर, मोर कॉम्प्लेक्स system into simple part, into simple part is called reductionism। मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि ए रिलेटेड एफर्ट मतलब एक ऐसा प्रयास टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स, कोई बड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स किसी भी चीज की प्रॉपर्टी को जो हम ड्राइव करते हैं किसमें, इनटू अ सिंपल पार्ट। यहाँ एक वर्ड छूट गया, इनटू सिंपलर पार्ट, यानी एक सिंपलर पार्ट में जब उसको हम ड्राइव करते हैं तो दैट इज अ रिडक्शनिज्म। यानी किसी मोर कह सकते हैं किसी बड़ा या कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना, उसके प्रॉपर्टीज को जब अगर हम सिंपल टर्म में अगर स्पेस करते हैं, है ना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? यानी हम इसको एक प्रोसेस नहीं कह सकते, दैट इज अ रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन एक प्रोसेस है और ये क्या है, एक रिलेटेड एफर्ट, है ना, जो हम करते हैं क्या किस चीज़ के लिए, तो किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम लोग अगर
सिंपल पार्ट में अगर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो दैट इज़ अ रिडक्शनिज़्म। तो यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज़्म में अंतर है। यूनिफिकेशन एक प्रोसेस है और रिडक्शनिज़्म क्या है, एक एफर्ट है जो कि हम बड़े-बड़े प्रॉपर्टीज़ को, कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लोग उसको सिंपल टर्म में लिखते हैं तो। मैंने आपके लिए एक और डेफिनेशन लाया है, तो आप इसको भी देखिएगा। जैसे में इसको कह सकते हैं, इन अदर वर्ड we can say that reductionism is a philosophical stance that claims any explanation about the universe must reduce the fundamental entities of physics। यानी कहता है कि in other word we can say that reductionism is a philosophical stance that claims any explanation about the universe, है ना। यानी ये क्या क्लेम करता है भाई, कि एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूनिवर्स मस्ट रिड्यूस द फंडामेंटल एनर्जी। यानी जो भी हमारे यूनिवर्स में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उन सबों को कहता है कि अगर हम फंडामेंटल एनर्जीज में अगर हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर दें, तो दैट इज अ रिडक्शनिज्म। ये एक दो वर्ड थे जो आपको एनसीईआरटी इस दो वर्ड पे ज्यादा गौर कर रही है, और इस चैप्टर में ये दो वर्ड का बहुत बड़ा यूज है। वो बात की बात है कि इस दो वर्ड का आगे ज़्यादा यूज़ नहीं है ना? बस आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है क्योंकि ये बेसिक है। अब जैसे देखिए, कोई भी एटम है, तो कोई भी एटम का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो जो एटम का सबसे छोटा पार्ट इलेक्ट्रॉन हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक तरह का उस एटम का रिडक्शनिज़्म हो गया। क्वार्क, क्वार्क भी क्या है? एक तरह का पार्टिकल्स है। इसका एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, तो एटम में आपका इलेक्ट्रॉन होता है, उसी तरह के स्मॉल पार्टिकल्स है, दैट इज़ अ क्वार्क्स। ये सब क्या है? उस पार्ट के एक सबसे छोटे रूप हैं, है ना? इसलिए इसको हम क्या कर देंगे? रिडक्शनिज़्म। तो कहा जाता है कि ऐसे बहुत सारे टर्म हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है और जो एनसीईआरटी आपको बता रही है, मैं एनसीईआरटी को लेके चल रहा हूँ और धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम लोग एनसीईआरटीज़ के बेसिक को देखते चलेंगे, थ्योरीज़ को देखते चलेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल के पास और आपके मेंस के क्या डिमांड है, नीट के जो सिलेबस है उसके क्या डिमांड है, हम लोग सबको देखेंगे। लेकिन जो नियम है, जो तरीका है, पढ़ने का तरीका यही कहता है कि पहले आप उस चैप्टर के बारे में बेसिक को जानें, हर एक चीज़ को छोटी-छोटी को जानें, उसके बाद आप उस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद ही क्वेश्चंस को डील करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपके पास अगर चैप्टर से कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, तो हो सकता है कि आप उसको डील करने में कभी-कभी आपको परेशानी भी होगी। तो आप रिलैक्स रहें, आप टेंशन ना लें। हम आपको हर एक छोटे-छोटे टर्म जो आपको एनसीईआरटी में बताया जा रहा है, उन सब चीज़ों को हम लोग आराम से आपको बताएँगे। तो आप बस बने रहें वीडियो के साथ। आप वीडियोज़ को स्किप ना करें, है ना? और
कोशिश करें वीडियोज़ को पूरा देखें, इसके बाद आप कोई भी चैनल्स को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वीडियोज़ को अगर आप देख रहे हैं, तो लास्ट तक देखिए तभी पता चलेगा कि हमने आपको क्या पढ़ाया, ठीक है? नाउ इसके बाद बात आती है दैट इज़ अ स्कोप ऑफ फिज़िक्स, स्कोप ऑफ फिज़िक्स। अब ये स्कोप फिज़िक्स का क्या मतलब है? स्कोप ऑफ फिज़िक्स नाम से पता चल रहा है कि आखिर हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? इसके पढ़ने के क्या कारण हैं? कुछ तो इसका फ्यूचर होगा, कुछ तो इसका व्यू होगा, है ना? तो कहा जा रहा है कि जब हम स्कोप ऑफ फिज़िक्स की बात करते हैं, तो कहा जाता है फिज़िक्स के जनरली 2 स्कोप्स होते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो अब चलिए हम लोग इस दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये दोनों है क्या? इसमें हम लोग जनरली किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? तो कह रहा है देयर आर सॉरी दिख नहीं रही है, किसको लें? हाँ, ब्लैक लेते हैं। देयर आर मेनली 2 scope of physics. That is number 1 macroscopic and number 2 microscopic. अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फिजिक्स का क्या स्कोप है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर फिजिक्स का क्या अप्रोच है ना? तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में। हम लोग देखेंगे किसके बारे में? मैक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में। नंबर 1 मैक्रोस्कोपिक। चलिए, तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो गया? कहता है, तो ध्यान से देखिएगा और जो डेफिनेशन लिखा रहे हैं इसको आप भी लिखिए और इसको आप भी याद कीजिएगा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, सबसे आसान, सबसे ईज़ी। कह रहा है these domain includes phenomena at the laboratory, comma, terrestrial and astronomical scale। मतलब मैक्रोस्कोपिक की जब हम बात करते हैं कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर फिजिक्स की क्या अप्रोच है, तो कहता है कि दिस डोमेन इंक्लूड, ये क्या-क्या अपने अंदर रखते हैं भाई? लैबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे। एस्ट्रोनॉमिकल समझते हैं? जैसे हम लोग चाँद की बात करते हैं या उसी तरह आप कह सकते हैं स्पेस की जो बात होती है, तो वो सब जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लैबोरेटरी में जो हम लोग देखते हैं, या टेरेस्ट्रियल मतलब जो इस अर्थ पे जो भी घटनाएँ हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, ये सारे कुछ ये जितनी भी घटनाएँ हैं, जो इन तीनों में इंक्लूड होती है, उन सबों को हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं, है ना? आगे कह रहा है कि आखिर भाई इसमें कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड करते हैं? किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? तो कहा जाता है कि दीज़
phenomena are studied in classical physics। कहता है कि इन लोग को जनरली हम कहाँ पढ़ते हैं? क्लासिकल फिजिक्स में, विच, और क्लासिकल फिजिक्स में होते क्या क्या है? तो कह सकते हैं विच इंक्लूड्स मैकेनिक्स, कॉमा थर्मोडायनेमिक्स, कॉमा ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब क्या होगा? कहता है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, कहता है इसके अंतर्गत जो हम लोग जनरली इस फिजिक्स में जिस फिजिक्स में पढ़ते हैं उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, जो कि जनरली क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो हम कह सकते हैं मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मतलब जितने भी लार्ज बड़े बड़े स्तर पर हम जिस चीज़ को स्टडी करते हैं वो लोग जनरली हम लोग उसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक स्कोप ऑफ अ फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग जनरली पढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि ऑप्टिक्स हमारी एक ब्रांच है जो कि बहुत बड़ी ब्रांच है, थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी बहुत बड़ी है ना? तो बड़े पैमाने पे बड़े स्तर पर फिजिक्स में जिस घटनाओं को जिस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं दैट इज अ मैक्रोस्कोपिक लेवल। जस्ट इसका उल्टा होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। अब ये माइक्रोस्कोपिक का सेंस क्या है? अब थोड़ा इसको समझते हैं। नंबर 2, माइक्रोस्कोपिक। अब इसका क्या मतलब होता है? कहता है कि these domain includes atomic, molecular and nuclear phenomena। मतलब आप देख सकते हैं कि एक में हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और एक ऐसा ब्रांच है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जिसमें हम लोग एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर, मतलब इतने छोटे-छोटे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आपने ऑलरेडी क्लास 9th-10th में पढ़ा भी होगा एटम के बारे में, है ना? न्यूक्लियस के बारे में। तो ये सब जनरली क्या है, एक तरह का माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स है। और फिर अब वही अगर क्लास 10th में आपने पढ़ा था ऑप्टिक्स, क्लास 11th में आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ाई जाएगी, मैकेनिक्स पढ़ाई जाएगी। तो ये सब क्या है आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो कहा जाता है कि फिजिक्स के 2 स्कोप हैं, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर और दूसरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, है ना? अब जैसे ये आपका एटॉमिक हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, न्यूक्लियर फार्मूला हो गया, इनको जनरली हम लोग कहाँ पर किस चीज़ में आपको देखने को मिलेगा? तो कहता है कि these phenomena are governed by quantum physics। यानी ये जो फेमिना हम लोग जिसके अंतर्गत देखते हैं वो कौन सी फिजिक्स है? तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो क्वांटम फिजिक्स है। तो सिंपली यानी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये पता चला कि जो फिजिक्स होते हैं, फिजिक्स के 2 लेवल पे हम लोग डील करते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। और मैक्रोस्कोपिक वो लेवल है जो कि जनरली बड़े पैमाने पे आपको बड़े-बड़े चीज़ों के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम लोग, दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स। लेकिन माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं जनरली जिसका यूज़ हम करते हैं एकदम छोटी-छोटी चीज़ों को बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए, जैसे में एटम हो गए, मॉलिक्यूलर हो गए, जैसे आपके न्यूक्लियर हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, तो वो लोग जनरली हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल के टर्म में हम लोग बात करते हैं, है ना? तो ये 2 चीज़ें आप इसको याद रखिएगा।
और अभी हम लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं सारे बेसिक हैं और आपको समझाया जा रहा है कि आखिर फिज़िक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। फिज़िक्स को हम लोग किन-किन पार्टों में पढ़ते हैं, फिज़िक्स को आखिर हम किन-किन चीज़ों में पढ़ते हैं, है ना? इसके बाद कहा जाता है कि फिर आपकी एक टॉपिक आती है दैट इज़ एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। कहा जाता है ना कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो आखिर क्यों पढ़ें? एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। हर चीज़ के करने के पीछे कोई न कोई एक वजह होता है। यदि हम किसी से दोस्ती भी करते हैं तो उसके पीछे भी एक वजह होती है और बिना वजह के कोई दोस्ती नहीं होती और ख़ास करके आज के ज़माने में। और ख़ैर इन मामलों में आप हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं और जैसे ही मामला है हमारी ख़त्म होती है फिर हमारी दोस्ती भी टूट जाती है। उसी तरह अगर हम फ़िज़िक्स को पढ़ रहे हैं तो फ़िज़िक्स से अगर हम दोस्ती कर रहे हैं तो आखिर वजह क्या है? क्यों हम फ़िज़िक्स के साथ दोस्ती कर रहे हैं? कोई तो कारण होगा, है ना? तो आखिर कहता है कि एक्साइटमेंट, उत्साह, है ना? सिंपल सी बात है यार, दोस्ती होगी तो मन में बेचैनी तो होगी, थोड़ी उत्साह भी होगी, अरे चलो यार दोस्ती हो गई, दोस्त बन गई, अब क्या चाहिए? उसी तरह कहने का मतलब है कि अगर फिज़िक्स को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या एक्साइटमेंट है? क्या इसके स्कोप है? तो याद रखिएगा, जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बड़े-बड़े थ्योरीज़ को एक सिंपल एक लाइन में, एक फ़ॉर्मूला में दे के ड्राइव कर देता है फिज़िक्स। ये इसकी बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है। अच्छे-अच्छे चीज़ों के नेचर फिनोमेना को हम लोग उसको पढ़ के फिज़िक्स के टर्म में समझते हैं, दैट इज़ इसकी ये एक्साइटमेंट है। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक्साइटमेंट होती है। उसी तरह फिज़िक्स के पीछे भाई क्या एक्साइटमेंट है, उसको ज़रा-सा समझते हैं, है ना? एकदम नोट्स उतारते चलिएगा ताकि आपको बाद में फिर लिखने की ज़रूरत ना पड़े वीडियो पॉज़ कर के। ऑलरेडी मैं बहुत धीरे हूँ, है ना? इससे धीरे नहीं हो सकता। कह रहा है द बेसिक लॉ द बेसिक लॉ आर सिंपल एंड यूनिवर्सल। The vast realms, the vast realms of experience can be summarized in a single stance. Sorry, single sentence of equation. No number of experiment can prove me right and a single experiment can prove the wrong. अब सवाल है, ये कहना चाह रहा है कि द बेसिक लॉ आर द सिंपल एंड द यूनिवर्सल। जो भी लॉज होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में इसे आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा। और कहता है कि द वास्ट रील्स ऑफ द एक्सपीरियंस कैन बी समराइज्ड। मतलब जो भी वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जो भी उनको देखने को मिलता है, जो भी वो ऑब्जर्व करते हैं, कहता है उनको समराइज कर कर एक सिंगल सेंटेंस में डाल देते हैं, है ना? और उसी सेंटेंस के हेल्प से वो क्या करते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। तो अब सोचिए, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे क्लास 9th में और आप लोगों ने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। याद कीजिए वो कितना बड़ा डेरिवेशन था। अब वो डेरिवेशन इतना बड़ा था कि हम लोग उसको याद भी नहीं करना चाहते थे और जब भी उसकी बात आती थी तो हम लोग साइड करके चलते थे, क्यों यार ये इतना बड़ा क्यों याद करेंगे, बहुत टेंशन है, वो हो दिस दैट। समझ रहे हैं मेरी बात? और मज़ेदार बात है कि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आते थे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी
और उनको सिंपली ड्राइव करने के बाद लास्ट में जो इक्वेशन आता था, याद है? m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो वो जो टोटल निचोड़ था, जो लास्ट में हम लोग डेरिवेशन को देखते थे, डेरिवेशन के बाद जो फॉर्मूला आता था। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट को ऑब्ज़र्व करने के बाद उससे जो निचोड़ निकला, उस निचोड़ को एक सिंगल सेंटेंस में इक्वेशन में डालना, ये फिज़िक्स की एक बहुत बड़ी एक एक्साइटमेंट है, कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि हम मानो तो इसको। और फिज़िक्स के अलावा ये कहीं पॉसिबल नहीं है। मैथ्स में होता है क्या? x + y = 2, x - y = 4 है, तो सीधे एक लाइन में आंसर लिख देंगे x बराबर ये, y बराबर ये। लेकिन फिज़िक्स में ये पॉसिबल है कि अगर आपके पास अगर ऑब्जर्वेशन अच्छा है, तो आप किसी भी थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करके आप उसको सिंगल लाइन या स्टेटमेंट में डाल सकते हो। तो ये इसकी बहुत बड़ी मतलब एक्साइटमेंट है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमने नो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव मी राइट, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा न मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं है जो हमें सही प्रूव करता है। तो मज़ेदार बात ये है कि कोई एक सिंगल एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है जो गलत भी प्रूव करता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी एक एक्साइटमेंट है फिज़िक्स की कि आखिर हम फिज़िक्स पढ़ें तो क्यों पढ़ें? इसके पीछे क्या है, वजह क्या है? तो इस चीज़ को याद रखना है हमें। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग फिज़िकल वर्ल्ड के हाफ इस लेक्चर में, लेक्चर 1 में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ देखने को हम लोग को मिला। इस चैप्टर्स को हम लोग 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रही होंगी। आपके जो भी सवाल या जो भी आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ, ताकि आपके लिए हम इस और चैप्टर्स की वीडियोज़ को और बेटर वे में हम आपके पास ला सकें। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होंगी, हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और 2 लेक्चर्स में इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए, आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियोज़ को देखने के लिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं, तो वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन है, आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।